हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 43 यानी कि 43 को। आज की ये हमारी वर्कशीट काफ़ी आसान है, बेहद आसान है, क्योंकि इस वर्कशीट में हम रिवाइज करने वाले हैं वो सब कुछ जो हमने पिछली कुछ वर्कशीट में पढ़ा और समझा है। इस वर्कशीट में हम रिवाइज करने वाले हैं गति के तीनों नियमों को। तो हम थोड़ा सा और जानेंगे, समझेंगे कि कितना हमें समझ में आया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 43 है। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की डेट है 12 अक्टूबर 2020। बल तथा गति के नियम, इस अध्याय को हम रिवाइज करें। यहाँ पे जैसे कि आप हर वर्कशीट में देखते हो, साइंस की वर्कशीट में दो करैक्टर होते हैं। एक ज्ञान है जिसके क्वेश्चन होते हैं और जिज्ञासा होती है जो आंसर के साथ होती है। तो ज्ञान का यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि आपने बल और गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना। तो यही मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या जाना, क्या समझा। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। और यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने पढ़ा और समझा। सबसे पहले तो हमने बात की बल की। बल क्या होता है? खींचना या धक्का देना, यानी किसी वस्तु को आप खींच रहे हो तो आप बल लगा रहे हो, धक्का दे रहे हो तो भी आप बल लगा रहे हो, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। जो बल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो संतुलित होता है, एक होता है असंतुलित। संतुलित होता है जैसे दोनों तरफ से बराबर बल लगाया जाए। दोनों तरफ से बराबर, अगर रस्सा कस्सी का खेल हो रहा हो, एक तरफ से खींच रही है जो टीम और दूसरी साइड से जो टीम खींच रही है, अगर वो बराबर बल लगा रहे हैं तो क्या होगा? परिणाम शून्य होगा, क्योंकि वो वस्तु वहीं की वहीं रहनी है। दूसरा होता है असंतुलित बल। जो असंतुलित बल होता है उसमें परिणाम शून्य से अधिक होता है, क्योंकि एक तरफ बल अधिक लग रहा है और दूसरी तरफ बल कम लग रहा है, तो उसे बोलते हैं हम असंतुलित बल। तो ये समझा हमने कि बल है वो संतुलित हो सकता है और असंतुलित हो सकता है। फिर बात आती है कि बल को मापते कैसे हैं। तो बल को हम न्यूटन में मापते हैं। न्यूटन इसकी इकाई होती है, एसआई मात्रक कह सकते हैं। एक न्यूटन जो होता है वो क्या होता है कि जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति वर्ग सेकंड है, का त्वरण उत्पन्न करता है, तो उसे हम 1 न्यूटन बोलते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम की कोई वस्तु हो, ठीक है, और उस वस्तु में अगर 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, अगर उतना त्वरण उत्पन्न करती है तो उसे हम 1 न्यूटन बोलेंगे। ओके, तो ये इसका एसआई मात्रक होता है। उसके बाद आता है कि हमने ये तो सब कुछ जाना हमने बल के बारे में। फिर हमने पढ़ा था इस चैप्टर में बल तथा गति के नियम के बारे में, जो न्यूटन के नियम भी जिनको कहा जाता है। तो 3 गति के नियम होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। पहला जो गति का नियम है आपको अच्छे से आता होगा, हम दोबारा से पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान जो गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। यानी कि कोई भी वस्तु है, अगर वो विराम है तो वो विराम बनी रहेगी, अगर वो गति की अवस्था में तो वो गति की अवस्था में बनी रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। जैसे हम बस में खड़े हों और बस अचानक से चल पड़ी तो हमें धक्का लगा पीछे की तरफ, तो ये किसके कारण? ये गति के पहले नियम का उदाहरण है, क्योंकि हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा किस में? विराम अवस्था में बना रहा। ओके, इसमें गति का जो पहला नियम था उसमें हमने जड़त्व के बारे में समझा। जड़त्व क्या होता है कि अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। जैसे हमने बस में खड़े थे, बस अचानक से चल पड़ी, हमें धक्का लगा, क्योंकि ऊपर का जो शरीर था वो जड़त्व में था, वो किसका विरोध कर रहा था? उस अवस्था में परिवर्तन का। ओके, तो उसे हम जड़त्व बोलते हैं। और द्रव्यमान क्या होता है? जड़त्व का माप होता है। ये हमने गति के प्रथम नियम में, पहले नियम में समझा। उसके बाद गति का जो दूसरा नियम है वो हमने समझा कि किसी भी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा के समानुपातिक होती है। यानी कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन है वो डिपेंड करती है असंतुलित बल के ऊपर। यानी कि असंतुलित बल है उसकी दिशा के बल के समानुपाती हो गई। इसका जो संवेग है उसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, तो ये हमने समझा गति का दूसरा नियम। उसके बाद आता है गति का तीसरा नियम, जो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है, दोनों लगाएंगे, और ये दोनों विरोधी बल बराबर मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये है
गति का तीसरा नियम, कि यानी कि दोनों वस्तुएं हैं, एक दूसरे की तरफ बल लगाते हैं, दोनों बल समान होते हैं लेकिन होते हैं विपरीत दिशा में। अब उसी चैप्टर में हमने पिछली वर्कशीट में संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़ा था। ये क्या है, बेहद आसान है कि दो वस्तुओं का कुल संवेग जो है, कुल संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद एक बराबर रहता है। टकराने से पहले जितना होगा उतना ही बाद में होगा अगर कोई बाहरी बल ना लगाओ तो। ओके, तो हमने गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम इस चैप्टर में पढ़ा और समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के प्रश्नोत्तर की। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए इस वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि एक इकाई बल या एक न्यूटन को परिभाषित करना हमें, कि एक न्यूटन या एक इकाई बल क्या होता है। कि जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे हम बोलते हैं 1 न्यूटन या 1 इकाई बल कहा जाता है। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि संवेग और बल के एसआई मात्रक क्या है। तो जो संवेग है उसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जबकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है कि गति के तीनों नियम लिखने हैं। तो अभी हमने पढ़े थे, ऊपर वर्कशीट में भी दिए गए हैं, तो हमें उनको दोबारा से लिखना है। तो गति का पहला नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था यानी स्थिर अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और अगर गतिशील है तो भी वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उसके ऊपर बाहरी बल न लगाया जाए। यानी कि बाहरी बल के बिना किसी वस्तु की जो स्थिति होती है, अवस्था होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरा नियम क्या है कि किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और संवेग परिवर्तन की दिशा भी वही होती है जो बल की दिशा होती है। यानी कि किसी वस्तु में संवेग का परिवर्तन किससे होगा, बल के ऊपर निर्भर करता है। जितना बल लगाएंगे, हमने बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं जिस साइड से, तो जितना हम बल लगा रहे हैं उसी के अनुसार उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, संवेग में परिवर्तन होगा, और किस दिशा में, बल की दिशा में होगा। तीसरा जो नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बल और उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि प्रत्येक क्रिया में, जो हमने तीसरे नियम में समझा कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे पे बल लगाती है, ये समान होता है लेकिन होता विपरीत दिशा में है। तो ये थे गति के पहला, दूसरा और तीसरा नियम। अब हमारा चौथा जो प्रश्न दिया गया है इस वर्कशीट में वो दिया गया है कि गति के दूसरे नियम के कोई 2 अनुप्रयोग बताने, 2 उदाहरण देने हमें कि कहाँ प्रयोग होता है गति का दूसरा नियम। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो तेजी से जो आती हुई गेंद को कैच करता है और अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, क्यों, वेग को कम करने के लिए, ताकि उसको चोट न लगे। तो ये गति के दूसरे नियम का उदाहरण है। आप आईपीएल में काफ़ी सारे कैचेस देखोगे, आज फिर से देखना ध्यान से। दूसरा है गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने से अगर सीमेंट के फर्श की तुलना में कम चोट आती है, तो ये भी गति के किस नियम पर आधारित है, दूसरे नियम पर आधारित है। आप जैसे गद्दे के ऊपर जंप कर सकते हो, फर्श के ऊपर करके देखना, वैसे करके देखना भी मत, बहुत लगेगी। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जड़त्व क्या होता है कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम जड़त्व और इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। ओके, तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। सबसे पहले आपको ये अवेलेबल करवाई गई है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेफिनेटली आप ऐसे ही पढ़ोगे, बहुत आगे जाओगे, तो आप हमेशा अपने रूटीन के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।